दिल्ली पुलिस दो मोर्चों पर एक्शन पे थी। एक तरफ रेड हैंडेड वसूली गैंग की धरपकड़ होनी थी, दूसरी तरफ तिहाड़ की रोहिणी जेल में बंद सुकेश को मोबाइल के साथ दबोचना था। अब जब पूरी जेल ही सुकेश के जेब में थी तो इस मिशन को कैसे अंजाम दिया जाता? उस रात दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जेल में रेड की। बहुत मैसिव टीम्स लगाई गई थी। स्पेशल सेल की तकरीबन न्यू दिल्ली रेंज की पूरी डिप्लॉयमेंट इस केस में की गई थी और जो पॉसिबल रूट्स थे उस आदमी के मूव करने के, उन सभी जगहों पर हमारी टीम्स लगी हुई थी। और एक 5-7 मिनट के बाद हमने अंदाज़ लगा दिया था कि एक आदमी 5-7 मिनट में उसको मैसेज कर देगा। इट वॉज ए गेस, इंटेलिजेंट गेस, जो हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लगाया कि आदमी इमीडिएटली 5-7 मिनट के अंदर मैसेज कर देगा और मैसेज करते साथ ही इसको नैप कर लेना। अदिति सिंह ने लोधी रोड के पास उनकी एक रिलेटिव रहती हैं, वहाँ पर उन्होंने कहा कि ठीक है, वहाँ पर मैं पैसा देने को तैयार हूँ। और पैसा देने का समय धीरे धीरे जो है लो आकर उन्होंने रात के 10 बजे कर दिया। इधर दिल्ली पुलिस को ये था कि भाई पैसे 1 करोड़ रुपए की रकम के लगभग उस दिन देनी थी सुकेश चंद्रशेखर के आदमी को। प्रदीप नाम का एक शख्स जो था, इसी को जाके, जो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रदीप पहले तिहाड़ जेल में ही था और प्रदीप को उसने जिम्मेदारी सौंपी कि बॉस तुम जाकर जो है बाहर से अपने भाई, उसके भाई के थ्रू कि वो आप पैसे वहाँ से लेंगे। प्रदीप ने बताया कि उसके भाई दीपक रामदानी ने उसे भेजा है ये पैसे कलेक्ट करने के लिए। दीपक जो है वो सुकाश का जानकार है। एक्चुअल में क्या था, वो लोग एंटी टेररिस्ट स्क्वाड स्पेशल सेल के लोग थे। ये प्रदीप नाम का आदमी पैसे लेकर आगे बढ़ा, जाने दिया गया। लेकिन जब हमें लग गया कि, और इसका पीछा भी नहीं किया, इसका पीछा वहाँ से शुरू किया जहाँ से ओके दे दिया गया कि हाँ अब टाइम हो गया, अब इसको चेज करके पकड़ लो। जैसे ही उसने पहला बैरियर पार किया, उसको रोकने की कोशिश की गई। लेकिन उसने दूसरे बैरियर में टक्कर मारी। तब तक स्पेशल सेल वालों को, चूंकि उनको यह था कि बाद में ना भाग जाए, सरकारी पैसा चला जाएगा। इसको चेज़ करने में और पकड़ने में बड़े मैच्योर तरीके से, बाय द टाइम इसको रियलाइज़ होता कि ये चेज़ करके पकड़ा जा रहा है, इसके पास रिएक्शन टाइम नहीं होता। तो जो ये फिल्मी कहानी है, इसका एक पार्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट वो और भी इंटरेस्टिंग है। प्रदीप पकड़ते साथ ही हमने हमारी एक टीम, जो कि रोहिणी जेल में, जहाँ पर सुकाश स्टेशन था, जेल में बंद था, रोहिणी जेल के गेट पे रखी थी। जेल के एक बहुत ही सीनियर फंक्शनरी, उनको हमने कॉन्फिडेंस में लिया था ताकि हमारी टीम जब रेड करने जाए तो उसको स्मूथ एंट्री मिल सके और उसमें टाइम ख़राब ना हो। तो जेल के सीनियर फंक्शनरी के साथ हमारी उस टीम ने इमीडिएटली प्रदीप रामदानी के पकड़ते साथ ही उसका मोबाइल पकड़ लिया गया और दूसरी रेड की गई जेल में। संदीप गोयल डीजी तिहाड़ खुद हिमसेल्फ अपनी गाड़ी में, उन्होंने अपने किसी अफसर को नहीं बताया, अपने पीए को नहीं बताया, केवल उनका ड्राइवर और संदीप गोयल और स्पेशल सेल की टीम। जिस समय ये कहानी इधर चल रही थी लोधी रोड पर, ये पूरी की पूरी टीम ये बैठी हुई थी रोहिणी जेल नंबर 10 के पास। जैसे ही वहाँ से उन्होंने बताया कि उस आदमी ने सुकेश को फ़ोन कर दिया है और उसके बाद हमने उसे ओवर पावर करके पकड़ लिया, यानी सुकेश इधर निश्चिंत हो चुका है कि पैसा उसके कब्जे में आ चुका है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन इस टीम को मिली, जिसे लीड डीसीपी पीएस कुशवाहा कर रहे थे, जिसमें खुद डीजी संदीप गोयल भी शामिल थे, तुरंत संदीप गोयल ने अपनी गाड़ी ले आकर रोहिणी जेल नंबर 10 के सामने खड़ी। और क्योंकि डीजी तिहाड़ की गाड़ी थी, झंडा लटक रहा है, प्रिजन का झंडा लटक रहा होता है, तो जो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रात को जेल में बहुत कम लोग होते हैं, तो संतरी भागा हुआ आया, तुरंत गेट खुला कि डीजी साहब अचानक आ गए हैं। मजे की बात, डीजी साहब किसी से कुछ नहीं बोले, उतरे,
जेल के अंदर गए। मैं आपको बता दूं, जो जेल है उसका बड़ा दरवाज़ा होता है, उसके अंदर एक ड्योढ़ी होती है और उसके बाद एक छोटा दरवाज़ा खुलता है, जहाँ से नीचे से जाकर फिर जो है वो छोटे दरवाजे जाके आप जेल के अंदर एंट्री करते हैं। डीजी संदीप गोयल खुद उतर के गए, पीछे पीछे स्पेशल सेल की टीम जिसको लीड कर रहे थे प्रमोद कुशवाहा, ये नेगी, भूषण, ये सारे लोग, उनकी टीम के लोग फट से अंदर ड्योढ़ी में, ड्योढ़ी से सीधे हो। और वो किधर चल रहे हैं, वो संतरी पीछे भाग रहा है, सर 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 वो किधर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं वार्ड नंबर 3 बैरक नंबर 204 की तरफ, जहाँ रहता है सुकेश चंद्रशेखर। सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है सुपरिटेंडेंट जेल की, जिसकी धुरी पे जो है पूरा जेल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट जेल की हेल्प करने के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, हेड वाटर होते हैं। दूसरी जो मेन वो जो होती है पोस्ट सुपरिटेंडेंट के बाद, वो है गेट कीपर की। इसलिए गेट कीपर की बड़ी विस्तार में जो है हमारी ड्यूटियाँ जो है जेल मैनुअल में लिखी हुई हैं। सुकेश चंद्रशेखर जब के बैरक में जब पहुंचे तो चारों तरफ से पर्दे लगे हुए हैं, 5 स्टार होटल बना हुआ है जेल के अंदर, पर्दे लगे हुए हैं साहब, कोई नहीं दिख रहा है कि अंदर कौन है। डीजी तिहाड़ ने खुद बैरक का उतर अंदर गए तो देखा कि सुकेश चंद्रशेखर अकेला उस बैरक में है, जिस बैरक में आप मानिए कि 15 से 20 कैदी रहते हो, वो बैरक अकेले सुकेश चंद्रशेखर को दी गई थी। सुकेश का जो कमरा था, मतलब आप सोच सकते हैं हॉल नुमा जो होता है, बड़ा शादी समारोह वाला जो हॉल होता है, उतना बड़ा कमरा इसको पूरा दिया हुआ था अकेले। इसमें बाकायदा सुकेश ने पर्दे लगा रखे थे। पूरे जेल को ही इसने अपने पेरोल पे ले रखा। इतना अधिक राशि ये कमा रहा था एक्सटॉर्शन से, चीटिंग से, कि इसके लिए हजारों लाखों की कोई वैल्यू ही नहीं रही। जेल की रेड सक्सेसफुल हुई। सुकेश चंद्रशेखर अपने इंक्रीमेंटिंग फ़ोन, जिसे वो फ़ोन कर रहा था, उसके साथ पकड़ा गया। उन्होंने सुकेश से पूछा कि भाई आपके पास कोई फ़ोन है, तो उसने कहा कि हाँ मेरे पास ही एक फ़ोन है। तो उसका फ़ोन, तुम्हारे पास फ़ोन कैसे आया? उसने क्या हो गया फ़ोन आया? मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट था, इतना आत्म संयमित था कि उसको कोई डर नहीं लगा कि डीजी तिहाड़ उसके बैरक में आ चुके हैं। उसको तो लगा कि अभी सब रूटीन में चल रहा है, इन्हें क्या पता कि मैं पैसे तो भेज भी चुका और मेरा तो काम हो चुका है, फ़ोन लेके चला जाएगा, क्या हो गया। और भी ऐसे बहुत सारे फ़ोन आए दिन जेलों में रेड्स होती है और फ़ोन पकड़े जाते हैं, लेकिन सुकेश को ही नहीं पता था कि उसकी कहानी खुल चुकी है। इसको जब टीम ने पकड़ा तो इसका जो इनिशियल रिएक्शन था वो एब्सोल्यूट इनोसेंस का, बड़े कॉन्फिडेंटली ये इस तरह का इंप्रेशन दे रहा था कि इसका कोई लेने देना नहीं है, हम लोग टीम जो है गलत आदमी को टच कर रही है। एक टिपिकल कॉनमैन का और बड़े कॉन्फिडेंट कॉनमैन का जो रिस्पांस होता है वही इसका रिस्पांस था। इसने बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से ये समझाने की कोशिश की कि टीम गलत पहुंच गई है और इसका इस तरह के किसी भी क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के नॉर्मली कैरेक्टर्स पुलिस ऑफिसर्स की लाइफ में कम ही आते हैं, जो पुलिस वालों को देख के भी अपने क्राइम के बारे में इतना चुप रहते हैं जबकि रंगे हाथों पकड़े गए। वहाँ पर जो स्पेशल सेल की टीम थी उसने कहा कि फ़ोन आपका ही है ना? उसने कहा हाँ तो ले लो आप मेरा फ़ोन ले लो, उसमें क्या कोई इशू नहीं है। उसने कहा नहीं फ़ोन नहीं लाया, आपने इसमें किसी को फ़ोन किया था अभी या किसी का फ़ोन आया था? उसने कहा नहीं किसी का फ़ोन नहीं आया ना, मैंने किसी को फ़ोन किया। तो उन्होंने खोल के देखा तो उसमें प्रदीप का फ़ोन इसको रिसीव था। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जो है हमारे साथ पूछताछ के लिए चलिए। उसने मैं जेल में, उन्होंने कहा डीजी तिहाड़ साथ में है विद परमिशन। जब पहुंचा तो बड़े ही कॉन्फिडेंट में बोले क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया आप लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, फ़ोन मिलना कौन सा गुनाह है और इसमें क्या है? जब इससे कहा गया आपने 200 करोड़ रुपये गुआई की, कौन कहता है मैंने 200 करोड़ रुपये गुआई की, कहाँ है पैसा? तो देखिए मेरी बैरक में कोई पैसा नहीं, मेरी जेब में कोई पैसा नहीं, मेरे फ़ोन में कोई पैसा नहीं। तो तरह तरह की बातें उसको करने लगा। तो इन्वेस्टिगेटर ने इससे कहा कि हम आपको बता रहे हैं ये स्पेशल सेल है, ये दूसरी डिविजन्स नहीं है, ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, आप बता दीजिए वरना हम तो पता लगा ही लेंगे। हमने आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस किए हुए हैं, आपके हमारे पास बातचीत रिकॉर्ड है, आपने जिसे डायरेक्शन दिया हुआ है हम उसे भी लाते हैं। प्रदीप को लाओ। प्रदीप को उसके सामने लाया गया। भाई इसने तेरे को कहा था पैसे लेने को? हाँ साहब इसने कहा था मेरे को पैसे लेने को। इसने मेरे भाई से कहा था, मेरे भाई ने से कहा। पैसे ले कहाँ देता था? साहब फला फला एक बैंक मैनेजर को और तमाम लोगों को देता था। भाई सुन लिया तूने, अब कुछ बता दे। अरे साहब कौन है ये आदमी, मैं तो उसे जानता तक नहीं। अरे तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो, मेरे ऐसे शरीफ आदमी को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद स्पेशल सेल के डीसीपी ने कहा भाई इससे थोड़ी तरीके से पूछताछ।
तरीके से पूछताछ हुई, उसमें वो खुल गया। लेकिन चूंकि इस केस में बहुत सारे इकोनॉमिक एंगल्स थे, इसमें जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन थी ये तो एक पार्ट था कि हमने इसको पकड़ लिया और इसे मिटिंग फोन पकड़ लिया, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि इसकी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है वो इसमें हो जाए। लिहाजा एक डिसीजन लिया गया सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शन में कि ये केस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए टू इन्वेस्टिगेट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ दिस क्राइम इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को ट्रांसफ़र किया जाए। जहाँ तक इंट्रोगेशन का सवाल है, इसने कभी कॉपरेट नहीं किया, ये हमेशा झूठ ही बोलता रहा है। और इसका जो डिस्क्लोज़र भी हुए हैं डीसीपी वगैरह के सामने, उसमें जाके इसने बहुत कम बातें बताई हैं जितनी इसको बतानी चाहिए। दिल्ली पुलिस का कमिश्नर कोई चीटर से पूछताछ करने जा रहा है कस्टडी के दौरान, और यही रहा कि सारे स्पेशल सीपी जितने भी इस केस को अब तक डील कर चुके हैं, क्योंकि जो क्राइम ब्रांच में वो किसी और यूनिट चले थे, कोई डीजी बन गए हैं आजकल, तो सब लोग इससे पर्सनल लेवल पर पूछताछ करें। तो अमूमन ये होता है कि डीसीपी जॉइंट सीपी तक कोई बड़ा केस होता है तो पूछताछ करते हैं, सीपी बहुत कम केस में इन्वॉल्व होते हैं कि खुद पूछताछ करने जा रहे हैं। लेकिन सुकेश के मामले में ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है कि सुकेश चंद्रशेखर से जो तत्कालीन कमिश्नर थे, उन्होंने कई घंटों तक कई बार पूछताछ की। इस केस की मॉनिटरिंग बिल्कुल टॉप लेवल से चलती रही। दूसरे, इसमें ऑफिसर बहुत ही जिनकी इंटीग्रिटी बहुत हाई है, उनको इसमें सेलेक्ट किया गया था। और फिर तीसरा ये भी मैं कहूँगा कि बार बार इसको रिव्यू किया जाता था। हर बार ये चेतावनी सबको, नीचे इंस्पेक्टर से लेके जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, कि इसमें आपको बहुत सतर्क रहना है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जब इसको पूछताछ के लिए अपने कब्जे में लिया, क्योंकि केस ट्रांसफ़र होके दिल्ली पुलिस की FIR 208/21 PS लोधी कॉलोनी स्पेशल सेल दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई थी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को। वहाँ पर जब इसे पूछताछ के लिए लाया गया और जब इसे इन्वेस्टिगेटर के सामने बिठाया गया, तो एक जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर भी बैठे हुए थे। तो जब इससे कहा गया कि बताओ, तो इसमें साहब सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए साहब मेरी छाती में साहब 50 टाँके लगे हुए हैं। आप तो मैं बता रहा हूँ साहब, मेरी मेडिकल हिस्ट्री है साहब, आप मेरे को कुछ कहिएगा मत साहब, नहीं तो कुछ हो जाएगा तो आप लोग जिम्मेदार होंगे साहब। मेरी मेडिकल हिस्ट्री है साहब, आप समझिए साहब। मतलब जो आदमी जवान ये खाता है, जवान का जितना अमीर है उतना ही बड़ा डरपोक है। उसे लगा कि स्पेशल सेल की तरह कहीं ढंग से पूछताछ हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। तो नहीं साहब, आप मेरे को देखिए, मेरी छाती में टाँके लगे हुए हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो फोकस होता है कि जो पैसे आए वो गए कहाँ, उसका सोर्स पता लगाना होता है, जिसको हम मनी ट्रेल बोलते हैं। तो मनी ट्रेल से एक तो पैसे कहाँ रखे हैं उसका भी पता लगता है, और उस ट्रेल से सारे इन्वॉल्व लोगों की कड़ी खुलती जाती है। उसी ट्रेल में कहीं ना कहीं जैकलीन का भी नाम आया है। जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ रही थी। जैकलीन की वकीलों की तरफ से दलील दी जाती थी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW में भी इस पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है और जैकलीन को पूछताछ के लिए वहां पर बुलाया गया था। नोरा फतेही जो हैं और इसके अलावा 3 और फिल्म एक्ट्रेस हैं जो इंस्टाग्राम स्टार भी हैं, उनसे भी इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की EOW ने पूछताछ की है। Jacqueline, what do you have to say about that? And Sukesh is coming to court today for the first time. जब हमारे पास ये बॉलीवुड वाला चैप्टर जब हमने शुरू किया, तो उसमें भी हमें ये हैरानी हुई कि पहले ये तिहाड़ जेल में होता और वहाँ पे अनेक बॉलीवुड स्टारलेट्स, जिनके नाम मैं अभी नहीं लेना चाहूँगा, उनको इसने केवल ये कह के बुलाया। किसी को कहा कि मैं सन टीवी का मालिक हूँ, किसी को कहा कलाइनार टीवी का मालिक हूँ, किसी को कहा वहाँ का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर हूँ चेन्नई फिल्म्स का और जो तेलुगु फिल्म्स का, और किसी को इसने कहा कि बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हूँ, आपको रोल दिलवाऊंगा या मूवी प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और उनको ऐसा भरोसा दिलाना, वो उनको दिख रहा है कि वो जेल में जा रही है, फिर भी उनको ऐसा भरोसा दिलाना कि मैंने यहाँ पे ऑफिस सेटअप किया है, क्योंकि मैं एक रियल लाइफ प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें जेल का भी वो होगा, तो मैं यहीं पे मिलता हूँ, बाहर मिलना मेरे को ठीक नहीं लगता है। और वो वहीं पे उनको मिल रहा है, उनको पूरी तरह से बेवकूफ़ बना रहा है।
राकेश ने अपने एसोसिएट से मैसेज पहुंचाया जितनी भी एक्ट्रेस थी कि भाई एक फिल्म मेकर हैं, वो एक फिल्म बनाना है, रियल शूटिंग चल रही है, वो तिहाड़ के अंदर मौजूद हैं, आपको तिहाड़ में उनसे मिलने आना हो, यहीं पे मीटिंग होगी। सुकेश ये दावा करता है कि वो कम से कम भी हज़ारों करोड़ का आदमी है, वो कॉर्पोरेट लॉबिस्ट है, बिजनेसमैन है, मीडिया हाउसेस में उसकी रुचि रही है, बॉलीवुड प्रोडक्शंस में उनकी रुचि रही है, और उनके संपर्क ना कि सिर्फ बॉलीवुड में है, इनफैक्ट हॉलीवुड तक उनके संपर्क है। देखिए, जैकलीन की कहानी ये है कि जैकलीन के लिए इसने पहले अपने लिए मिडिल मैन तैयार करा कि भाई जैकलीन से अप्रोच कैसे करूँ, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है। तो इसने पहले जैकलीन की जो मेकअप आर्टिस्ट है उनको उन्होंने कहा भाई पहले तो इसको लूप में लेना पड़ेगा। उनके आर्टिस्ट, जैकलीन के आर्टिस्ट का नाम शान है। एक फ़ोन आया शायद दिसंबर में कभी ये फ़ोन आया था, और वो फ़ोन था कि जो फ़ोन ट्रू कॉलर आईडी आता है फ़ोन पे, ऐसा लग रहा था कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री से आया है। सामने से कोई एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट बात कर रहे थे और उन्होंने बोला कि एक शंकर वेला नाम के कोई आदमी है, ये तमिलनाडु से है, बहुत बड़े पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं और एक बहुत बड़ी टीवी प्रोडक्शन हाउस को ओन करते हैं। तो ये जैकलीन के साथ काम करना चाहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को रख के। तो उस आर्टिस्ट को लगा, जैकलीन के आर्टिस्ट को लगा एक जेन्युइन बिजनेस प्रपोजल है। ऑब्वियसली ट्रू कॉलर आईडी पे सेंट्रल मिनिस्ट्री के नंबर्स थे, तो उससे वो कैरिड अवे होकर उन्होंने मेरे क्लाइंट से रिक्वेस्ट की बात करने की। जब मेरे क्लाइंट ने उनसे बात की तो उनका जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस केस को लेकर। तो जो मेन एक्यूज्ड है उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया था शंकर वेला इस नाम से। जब इंट्रोडक्शन हुआ, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन इस बैकग्राउंड पे था कि कुछ प्रोफेशनल काम है, कुछ आगे काम करना है, क्योंकि वो किसी बहुत बड़े टीवी प्रोडक्शन हाउस के ओनर थे और एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर थे। तो कुछ बिजनेस प्रपोजल्स को लेके बात हुई। बात जब आगे बढ़ी जनवरी में, फरवरी में, तो इसी बातों को लेके एक इनपर्सोनेटेड फिगर थी, शंकर वेला नाम का कोई इंसान उस वक्त अस्तित्व में था नहीं, और उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया था शंकर वेला पर। जैकलीन फर्नांडिस की अभी तक जो जांच हुई और उसमें जो आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड सामने आया सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक, उसमें जैकलीन फर्नांडिस कहती है कि उसके पास फ़ोन आया था कि दिल्ली के एक बहुत बड़े सेंट्रल मिनिस्टर के बिहाफ पर आप उनसे बात कर लीजिए। तो बात नहीं करना चाहती थी, ऐसा उसने अपने बयानों में कहा। लेकिन उसके साथ की जो उसकी लेडी थी उसने कहा नहीं, आप बात कर लीजिए, इतना बड़ा आदमी है और अगर आप बात नहीं करेंगी और कहीं बुरा मान गया और आप श्रीलंका से आई हुई हैं, मामले में खेल हो सकता है। आप समझिए, दिल्ली में बैठे बड़े मंत्री हैं, तो आप इनके बिहाफ पे तो बात करनी पड़ेगी। इस भाई ने बात की। इंटरोगेटर्स ने इससे पूछा कि ये बताओ कि तुम्हें जैकलीन से क्या फ़ायदा था, तुम जैकलीन के पीछे क्यों, नोरा के पीछे क्यों, और भी तुमने हीरोइंस बुलाई उनके पीछे क्यों। रिकॉर्ड पे तो इन्वेस्टिगेटर्स नहीं लिखा, लेकिन जो मेरे सूत्रों ने मुझे बताया वो बोला कि मैं इतना पैसा किस लिए कमा रहा हूँ अगर मैं अपनी मन की हीरोइन के साथ बात ना कर सकूँ, अपनी मन की हीरोइन के साथ मैं सैर ना कर सकूं, उसके साथ अपने स्टाइल से ना रह सकूं, तो पैसा किस लिए कमाया है। मर जाऊंगा, पैसा तो यहीं रह जाएगा। उन्होंने ये बताया था कि मेरा जैकलीन के साथ जो संबंध थे वो एक दोस्ताना संबंध थे और एक प्रेम वाला संबंध था, और उसका इस जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन है, जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के एलिगेशंस हैं और जो भी मैंने उनको गिफ्ट वगैरह दिए हैं, वो प्योरली मेरे अपने लेजिटिमेट सोर्सेज से अर्न किए हुए पैसे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य और अफसोस की बात है कि जैकलीन फर्नांडिस को पीएमएलएन केस में आरोपी बनाया गया है। मैं ये बात पूरी तरह से साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं और जैकलीन रिलेशनशिप में हैं और मैंने उसे और उसके परिवार को तोहफे दिए हैं। इसमें उसका क्या कसूर? उसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय प्यार के। उसे और उसके परिवार को मैंने पाई अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से दी है। वो पैसा मैंने कानूनी तौर पर कमाया है।
इसका जो रोल है एक हीरोइन का, वो थोड़े लिमिटेड समय के लिए सीमित है, कि उसने थोड़ा बहुत उसको चीट किया, उसको कहीं चेन्नई में लेके गए स्टूडियो में कि उसका इनॉग्रेशन आपसे कराएंगे, उसको फिर एक कार वगैरह गिफ्ट की गई। तो उसके बाद जब उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे को रोज़ फ़ोन कर रहा है, मेरे को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है और कुछ न कुछ दाल में काला है, तो वो उसने पीछे हट गई। दूसरी जो बड़ी हीरोइन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो लंबे समय तक, ऑलमोस्ट 6 महीने तक इसके संबंध में रही, गिफ्ट्स वगैरह लेती रही और वो इमोशनली अटैच हो गई। मेन एक्यूज्ड है, वो एक प्राइवेट जेट से ट्रैवल कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। मतलब पोर्ट्रे ऐसा किया गया है कि वो एक मेन एक्यूज जो बाहर फ्रीली घूम रहे, ये कोई जेल में बैठा हुआ इंसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मेन एक्यूज्ड है, जब वो गिफ्ट्स की बात करते थे या जो भी वो फोर्स करते थे, एग्रेसिवली इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स में बोलते थे कि मुझे ये देना है आपको, आप उसको गलत मत समझिएगा, ये मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे ये देना है आपको। तो किसी भी इंसान को, वो चाहे जैकलीन हो या कोई भी आम आदमी हो, उसको ये नहीं पता होता कि ये जेल में बैठा हुआ है। अगर कोई इंसान फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, महंगे महंगे सूट्स पहन के बताता कि मैं अपने नोएडा के ऑफिस में, यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है जेल को समझने का एक आम आदमी का, वो ये है कि जेल में फ़ोन अलाउड नहीं होते। अगर जेल में वीडियो कॉल से अगर कोई बात कर रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते किसी कॉमन मैन को, किसी जैसे जैकलिन जैसे इंसान को, कि ये पता चले कि वो इंसान जेल में। जो फंड है ना, जिस फंड को लॉन्डर्ड किया गया है, समझ गए ना, उसके लॉन्ड्रिंग में अगर आपका कहीं ना कहीं रोल रहा है तो भी आप उस क्राइम में आ जाते हैं। कि किसी बड़ी क्लोज फ्रेंड ने कहा, बहुत ही क्लोज, जो बाद में कानून के शिक्षों में गया, उसने कहा मुझे तो पता लगा है कि आप जेल के अंदर हैं। अरे कौन बोला तुम्हें मैं जेल के अंदर हूँ? परसों बेंगलोर मिलो फला होटल में। अच्छा, हाँ हाँ, क्या बात तुमने कर दी? मैं और जेल में? अब मेरी इतनी मीटिंग्स होती है ना, क्या है कि वो उस काम में, इस काम में, उस मीटिंग में, वहाँ पर मैं इतना बिजी रहता हूँ ना, तो आई हैव नो टाइम, तो तुम मुझे बेंगलोर में मिलो। उसने कहा ठीक है, मैं आपसे परसों बेंगलोर में मिलती हूँ। इसको लेके जाना था परसों जो है बेंगलोर कोर्ट में। तो इस भाई ने क्या किया, इसको लेके 4-5 पुलिस वाले निकले, तो इसने 4 पुलिस वालों को तो ट्रेन से बिठा दिया, जिससे कि वो जाएँ 2 दिन की यात्रा करें अपनी, और खुद एक पुलिस वाले को साथ में लेकर हवाई जहाज में बैठकर 2 घंटे बेंगलोर पहुँच गए। वहाँ के होटल में गया, बढ़िया सा इसने रूम अपना सेट किया, बुलाया अपनी महिला फ्रेंड को, हाँ देखो मैं तो यहाँ आ गया, तुम क्या बातें करती हो, हाय हनी, और 2 दिन तक आराम से वहाँ डांस किया, खूब खाया पिया, मौज किया। परसों कोर्ट में पेशी थी, बोला कि देखो आज मेरी मीटिंग है, अब तुम्हें पता है, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें परसों बम्बई में मिलता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। वो गया बेंगलोर में, उसने अपनी पेशी दी और उसके बाद वहाँ से फ्लाई कर गया बम्बई के लिए। वो बम्बई में मिला, मीटिंग चल रही है साहब, सेटिंग हो रही है साहब, ईटिंग सब कुछ हो रहा है, जो कुछ आया और भी बाद में। और उसके बाद वो बाकी जो जिसके साथ टीम थी, वो बेचारी वापस ट्रेन में बैठ के आई दिल्ली, या हवाई जहाज से अगले दिन दिल्ली, और आके, लेकिन इसका ही भेद खुल गया। जब ये आर्टिकल जैकलिन को मिला शान से, मैं ये ईडी के केस के बारे में बात कर रहा हूँ, हमारा डिफेंस तो मैं बता ही नहीं रहा। तो ऑब्वियसली जैकलिन अपसेट हो गई, बोले मुझे इस इंसान से कोई लेना देना नहीं, मैं आज से इसके बाद बात ही नहीं करूँगी इससे। इसके बाद आप देखिएगा कि जो लेडी एक्यूज्ड है, दूसरी लेडी है, उसका स्टेटमेंट पढ़िएगा। उस स्टेटमेंट में क्लियरली उन्होंने बोला, उस लेडी एक्यूज ने, कि जो मेन एक्यूज्ड है वो अपसेट हो गए। उन्होंने बोला इसको, लेडी को, जाके प्लीज़ मेरी जैकलिन से बात कराओ। तो ये लेडी जैकलिन के पास आके बोलती कि नहीं ये सब झूठ है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ये बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर है, तो मीडिया झूठे केसेस प्लांट करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये जेल में होता तो अभी देखो, ये तो अभी प्राइवेट जेट से फ्लाई करके, फोटोज भी दिखाए बकायदा। कोई कितना बड़ा एक्ट्रेस हो, कितना ही बड़ा, 7 करोड़ रुपए की गिफ्ट थोड़ी कोई किसी से लेता है, तो आपने क्यों लिए? और आपको जब पता था, ईडी कई बार बोलती है कि भाई जब पता था कि सुकेश चंद्रशेखर एक चीटर है, आपने गूगल पे वो हिस्ट्री देखी, आपने डिलीट कर दी,
सारे मोबाइल से वो अपने डाटा डिलीट कर दिया। हालांकि उस पर जैकलीन के लॉयर कहते हैं कि भाई वो डर के मारे कर दिया, लेकिन उनका ये कहना है कि आपको पता होने के बाद आप एक चीटर से दोस्ती कर रही हैं, आप उसके साथ विजिट कर रही हैं। वो आपके लिए एक फिल्म की शूटिंग चली थी राजस्थान में, उस दौरान सारी फैसिलिटी जो है वो जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर ने करी और कहा कि वही मेरा ही सेटअप है सब कुछ जो चल रहा है। देखिए 200 करोड़ रुपए की रकम एक बड़ी रकम है और अभी तक की पूछताछ में और जांच के दौरान ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं उसके मुताबिक इसने बाकायदा बैंक वालों की मदद से, बैंक का एक ऑफिसर भी गिरफ्तार हुआ, इसने बैंक वालों की मदद से अपना पैसा विदेश भी भेज दिया, 50 से ज़्यादा कंपनियों के थ्रू इधर उधर भेज दिया, उससे अचल संपत्ति खरीद ली, उससे एक से एक महंगी चीज़ें खरीदी, एक से एक महंगी चीज़ें गिफ्ट दे दी। मान लीजिए जिसके ऊपर खुश हो गया तो उसको 10-20-50 लाख रुपए तो ऐसे दे देता था जैसे कुछ मतलब 10-20-50 रुपए दे रहा हो। और सबसे बड़ी बात इसका जेल का लंबा खर्चा भी था, क्योंकि जेल में भी इसको एक बड़ी रकम हर महीने देनी होती थी, तो उस पैसे से अपना जेल का खर्चा भी चलाता था। जिसमें करीब 6 जेल अधिकारी गिरफ्तार हुए थे। वो 6 जेल अधिकारी वो थे जिनका बहुत ज़्यादा संलिप्त थे इसके साथ। बाकी जो करीब 82 जेल अधिकारी थे रोहिणी जेल के जो समयपुर बादली में, उनके लिए हमने एक अलग से केस रजिस्टर किया क्योंकि ये केस बहुत ज़्यादा फैल रहा था। इतना अधिक राशि ये कमा रहा था एक्सटॉर्शन से, चीटिंग से, कि इसके लिए हज़ारों लाखों की कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो इसको लगता था कि मैं किसी को भी खरीद सकता। इसके अरमान तो ऐसे हैं कि ये जुडिशरी को भी खरीद ले। दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में एफआईआर नंबर 124/2021 और दर्ज हुई। ये जापना सिंह की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई, जो कि रैनबैक्सी के एक मालिक की पत्नी है। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में ये कहा कि उनके पास एक शख्स का फ़ोन आया जिसने बताया कि वो लॉ सेक्रेटरी है और उसके पति का केस अच्छी तरह से जानता है और सरकार के सामने उनके केस को रिप्रेजेंट कर देगा, लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी, कोऑपरेट करना पड़ेगा। जापना सिंह के पास केस आया। मैं आपको बता दूं पहला अदिति सिंह के केस था और ये अदिति सिंह के ही फैमिली मेम्बर हैं, उन्हीं के जेठ या देवर जो भी हैं, उनकी देवरानी या जेठानी जो भी लगती होंगी वो हैं ये। और उन्होंने कहा कि उस फ़ोन करने वाले ने कहा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा और उसने इस तरह से उनको बड़ी ही सांत्वनाएँ दी। तो जिस नंबर से उन्होंने फ़ोन किया, उनके पास आया था, उन्होंने उस नंबर पे कॉल बैक किया, अपने आदमियों से कहा कि जरा पता करके बताओ नंबर किसका है। तो उन्होंने नंबर बताया, नहीं साहब ये तो वास्तव में बड़े अधिकारी का फ़ोन है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जब दोबारा फ़ोन आया तो उन्होंने, जैसा कि उन्होंने अपनी एफआईआर में कहा है कि 3.5 करोड़ रुपए उन्होंने हांगकांग भिजवाए, लेकिन उसके बाद भी केस में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इधर तो किक मिल रही थी, कुछ नहीं हुआ केस में। और उन्हें पता चला कि ये पैसे लेने वाला भी ये महाठग सुकेश ही था। केस में लगातार जो है वो मल्टीपल एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चाहे दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू हो या तिहाड़ जेल की अपनी इंक्वायरी हो या ईडी जो है वो अपनी इंक्वायरी कर रही है। सुकेश साल 2013 में दिल्ली आया, फतेहपुर बेरी इलाके में बड़े से फार्म हाउस में रहने लगा। अब चेन्नई क्राइम ब्रांच उसके नाम का वारंट लेकर दिल्ली में ढूंढ रही थी उसे, दिल्ली पुलिस भी उसे तलाश रही थी। लेकिन इससे पहले कि फतेहपुर बेरी वाले फार्म हाउस में पुलिस का छापा पड़ता, सुकेश ने सबको चकमा दे दिया। इसके बाद सामने आया सुकेश का कोलकाता कांड। मैं इंस्पेक्टर विजय कौशिक हूँ। मैं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में पोस्टेड हूँ और 2013 में मैं फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन में था। 2013 में हम फतेहपुर बेरी थाने में पोस्टेड थे। जो एक चीटिंग के उसकी कंप्लेंट जो हमारे इंस्पेक्टर विजय कौशिक साहब हैं, तो कंप्लेंट आती है तो उसमें उन्होंने बुलाया टीम को। तो कोई भी ऐसा वर्क होता है तो टीम की ज़रूरत होती है, तो इनके पास गए, सारी बातें सुनिए, बोले थोड़ा सा लोकल इन्फॉर्मेशन लेके आओ क्या है।
फार्म हाउस में ये रहता था, जहाँ पर रहता था वहाँ उनके साथ उन्होंने चीटिंग की थी। तो फतेहपुर वेरी फार्म हाउस हैं, तो उनमें ये था, हम वहाँ एड्रेस से मैंने पता किया, लोकल जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, तो काफ़ी फार्म हाउस में रेंट पर रहता था ये, और काफ़ी हाई लेवल की गाड़ियाँ रखता था, जो कि एक 60, 70, 80 प्लस की गाड़ियाँ हैं। सुकेश चंद्रशेखर पहले साउथ इंडिया में क्राइम करके यहाँ पर आके अपनी पहचान को छुपा के रह रहा था। जब वहाँ पर सुरत की टीम ढूंढते हुए इसको ट्रैक करते हुए आई, तो तब हमें पता चला कि ये वहाँ पर क्रिमिनल है और ये वहाँ से वांटेड है। पता लगा वहाँ से कुछ नंबर भी मैंने लिए वहाँ से, जो उसके आसपास के जो PSO वगैरह जैसे भी होते हैं उसके हाथ रखता था। उसके खुद के पर्सनल नंबर जितने भी मुझे मिले मैंने लिए, इनको दिए। कुछ शिकायतकर्ता ने भी कंप्लेंट में नंबर दे रखे थे। तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा बहुत पता लग गया क्या था, तो ये यहाँ से चला गया। उससे पहले वो कहीं अरेस्ट हुआ नहीं था, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कम थी, तो जिससे उसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल था और उसको एग्जैक्टली पहचान पाना भी मुश्किल था। तो सारे नंबर ऑफ हो गए, तो हमारी जो टेक्निकल टीम थी उसने काफ़ी मेहनत के बाद एक नंबर निकाला। तो उसके बाद जो इंस्पेक्टर विजय को सारी टीम लेकर ये वेस्ट बंगाल और सिलीगुड़ी चले जाते हैं। काफ़ी इंटेंसिव मेहनत के बाद सिलीगुड़ी में एक बार हमारा इनसे आमना सामना हुआ। तो जब मेरा इनसे आमना सामना हुआ तो मैं और प्रशांत थे, तो हम इसके नज़दीक गए ढूंढते हुए इसको, तो मेरे से आई कांटेक्ट भी हुआ। आई कांटेक्ट होने के बाद मुझे जो पैरामीटर्स हमारे पास थे जिससे हम सर्च कर रहे थे, उससे काफ़ी कुछ लगा कि ये सस्पेक्टेड यही हो सकता है। हम इससे पहले कि इस चीज़ पे कुछ डिसीजन ले पाते, इसने इमीडिएटली वहाँ से मूव कर दिया। तो उसका जो हुलिया था, जब इन्होंने बताया भाई लोकल इन्फॉर्मेशन तो ली, तो वहाँ लोकल हुलिया में ये आ गया था कि भाई इस तरह का सांवला कलर है, गोल मोलत, कुछ आपस में हम डिस्कस कर लेते थे। तो इन्होंने जो वहाँ आइडेंटिफाई किया उसे, फिर हमने इसको वहाँ आसपास और ढूंढना, ट्रैक करना शुरू किया। तो ये वहाँ से फिर उस जगह को छोड़ के और कलकत्ता के लिए निकल पड़ा, क्योंकि इसको शक हो गया था कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है। तो उसके बाद एक टीम हमारी यहाँ थी दिल्ली, तो दिल्ली से मैं और मेरे साथी 3 और थे, तो हम कोलकाता पहुँच जाते हैं। तो वहाँ से ये विजय कौशिक साहब पीछे टीम को लेके थे, लेकिन वो काफ़ी डिस्टेंस हो गया और गाड़ी केवल इन्होंने जो बताई कि शायद हो सकता है कि स्कॉर्पियो है। तो हम लोकेशन लेते हुए हम सुबह के 4-5 बजे करीब हमने जो उनके नज़दीक चलते रहे, कलकत्ता साइड से वो उधर से आता रहा। तो जब हमने देखा 3 किलोमीटर रह गया, तो हम एक चौक पर रुक गए। तो लोकेशन के हिसाब से चल रहे थे हम भी कार से उसका पीछा कर रहे थे। तो चूँकि बागडोगरा से कलकत्ता का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने भी मुनासिब समझा कि हम बैकअप के लिए टीम को आगे बुला लें। तो एक टीम दिल्ली से एडवांस में कलकत्ता पहुंच गई, क्योंकि जो रूट वो फॉलो कर रहा था, वो रूट मेजर सिटी में जो जाता था वो कलकत्ता ही जाता था। तो कुछ ही देर बाद 2 लड़के आए जो कि सैलून से निकल के आए थे। तो सैलून से निकल के आए, तो उसमें एक लड़का जो हुलिया, क्या इन्होंने तो देख लिया था उसे, तो मैंने इनको बताया, इन्होंने बताया हाँ बिल्कुल इस तरह का ही है, हो सकता है, लेकिन कपड़े चेंज किए होते। लेकिन फिर भी मुझे डाउट था, ऐसा ना हो गया हम गलत हाथ गिरने। पहले भी हमने एक स्कॉर्पियो पकड़ ली थी। में इसने एक बार, जब हमने इसको पहली बार आइडेंटिफाई किया, उसके बाद इसने गाड़ी भी बदल दी थी, ताकि ये बिल्कुल पहचान में ना आए। बहुत शातिर था, बहुत इमीडिएट डिसीजंस लेता था बचने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए।
तो उस टाइम स्कॉर्पियो पे ही ज़्यादा ध्यान था हमारा फोकस। हालांकि हुलिया इन्होंने बता दिया था साहब ने कि 3-4 लड़के हैं ये। तो उसके बाद एक स्कॉर्पियो हमने रोक ली लोकेशन के हिसाब से, लेकिन उसमें किसी कंपनी के कर्मचारी थे। तो उसके बाद वो गाड़ी चली तो हमने अपनी गाड़ी, जो ड्राइवर हमारा लोकल था वहाँ का, उसे बड़ी नॉलेज थी उस एरिया की, तो वो साथ साथ चलता रहा। तो हम लोकेशन लेते रहे, तो हम बोला भाई ये लोकेशन यहाँ की आ रही है। बोला साहब ये जो गाड़ी जो जा रही है ये बिल्कुल उस लोकेशन पर वहीं होकर जा रही है। तो वो उस लोकेशन को हमें थोड़ा सा मदद मिलती है। ये भागते भागते एक मॉल में मल्टी लेवल पार्किंग में पहुंच गया, ऊपर जहां पर डेड एंड था। गाड़ी इसके सामने लगा दी। तो डाइवर्ट करने की इश्यूज़ की मैं नहीं हूँ, मैं सुकेश नहीं हूँ अपने आप को, कि मैं आपने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है, मैं वो नहीं हूँ जो। फिर हमने उसको विद प्रूफ एस्टेब्लिश कराया, तो फिर उसे मानना पड़ा कि वही सुकेश है। अरेस्ट के बाद तो हाँ, कोलकाता से यहाँ ले आए थे दिल्ली। तो दिल्ली में हम हेडक्वार्टर गए थे इसके। तो वहाँ पे आपके मीडिया वाले भी थे। तो इसको क्या था, किसी को भी नहीं पता। वैसे नॉर्मली हाथ अपना एक्यूज जो भी होता है व्यवहार हमें एक नॉर्मली रखना पड़ता है, तो उसी व्यवहार से आराम से खड़े थे। तो इसका हाथ भी था, तो उसने यो इस तरह से संभल कर दिया था। पुलिस के हत्थे चढ़ते ही ठगी की 3 लाख रुपए की रकम सुकेश ने फौरन लौटा दी। केस वहीं रफा दफा हुई। उधर चेन्नई बैंक फ्रॉड केस में उसे जमानत मिल गई। बस फिर क्या था, सुकेश आजाद। और अब शुरू हुई बड़ी खुराफात। अब सुकेश के निशाने पर आई माया नगरी मुंबई। उनका नाम सुकेश था, वही पता नहीं था मुझे, तो सिर्फ चंद्रशेखर पता था। नकली रिवॉल्वर उनको भी देता था, खुद भी रखता था। बैंगलोर के बैड बॉय का बम्बैया चैप्टर सस्पेंस और थ्रिल का मुकम्मल कॉकटेल था।